Good evening everyone and welcome to the second trial class for FR June 2022 एग्जाम। कल वाली क्लास में हमने FR में तो बहुत ही बेसिक चीजें की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक असल टेक्निकल वाले चैप्टर को, यानी ये चैप्टर जो सचमुच में आपको FR से मिलाने वाला है। नथिंग डेंजरस, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन पे मत जाओ, इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट चैप्टर ही जो FR का आता है टेक्निकल्स में, वो थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन तो दे देगा कि FR वाकई दमदार है। क्यों दमदार है भाई? आप लोग ऑडिटर्स बनेंगे इसके बाद में, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल्स का दमदार तो आपको सीखना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आइडियली अगर मैं कैप्टन की बात करूं, चैप्टर नंबर 2 हम चालू करेंगे। आज से टेक्निकल चीजें चालू होंगी, उसको सिंपल वर्ड्स में ही कराऊंगी, लेकिन कुछ पॉइंटर्स होंगे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल चैप्टर। जब बाद में सेक्शन सी के क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन सी के क्वेश्चंस में जब इंडिविजुअल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे या फिर जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनेंगे, इस चैप्टर में से एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में आएगा, गारंटीड। अगर मुझसे ये पूछ सकते हो कि भाई इंपॉर्टेंट बता दो, ये एक ऐसी चीज है जो मिस हो ही नहीं सकती। इट्स दैट क्रूशियल पार्ट। तो अच्छा है ना, मेरा भी टेस्ट हो जाएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखते हैं। I'll bring up the screen in front of you. मुझे बताना सब दिख रहा है ना स्क्रीन पे? एक पीपीटी सामने आई चैप्टर 2 के नाम से? यस मैम। चलिए चैप्टर 2 से चालू करते हैं। अच्छा, आज वाली क्लास भी यूट्यूब पे अपलोड होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें भी करूंगी। तो वो बातें मैं चाहती हूँ कि क्लास में रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि जो भी पढ़ाई के हिसाब से बैठा है ना, फिर उसको बेचारे को उन बातों को भी सुन के पास थ्रू होना पड़ेगा। तो थोड़ी वीडियो एडिटिंग होगी, इट मे टेक सम टाइम टुडे। 8 o'clock 9 o'clock इन द इवनिंग तक क्लासेस विल बी देयर। सो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और मैंने क्यों बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ IAS 16। अगर कोई भी कॉपी पेन लेके बैठे हो, उस पर लिख लो, आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट IAS है IAS 16, जिसको मैं कल भी PPE के नाम से बोल रही थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तीनों चीजें हैं क्या? चलो आज एक बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक बनते हैं। लेट्स सपोज हम मारुति के मालिक हैं, तो मारुति की प्रॉपर्टी तो जबरदस्त होगी। फैक्ट्री लगानी है भाई, तो फैक्ट्री लगाओगे तो प्रॉपर्टी में क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, जहां पे फैक्ट्री बनी हुई है। तो छोटे मोटे छोटे से रूम में, मेरे ऑफिस जैसे रूम में तो फैक्ट्री बनेगी नहीं, इट विल बी ह्यूज, दैट इज प्रॉपर्टी। प्लांट, जो गाड़ियां बनाएगा, तो छोटा मोटा प्लांट तो होगा नहीं, बड़ा ही होगा, वो प्लांट। और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में छोटे बड़े सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। विजिट करें एक बार मारुति का प्लांट। चलो देखते हैं, जब बात कर ही रहे हैं तो देखते हैं कि पीपीई क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीपीई अपने आप ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है। यूट्यूब का पेज दिख रहा है सामने? चलो गुड़गांव में ही चलते हैं, मैं यहीं बैठी हूं, मेरे नियरेस्ट यही है। देखिए साहब, वेट, मुझे इसका थोड़ा सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। अब आप लोगों को आवाज भी सुनाई देगी इसकी। ए स्क्वायर का घर देखना चाहोगे तो आ जाओ फटाफट से। घर नहीं, फैक्ट्री देखनी है भाई। Well, not only is Maruti Suzuki the country's largest car maker, they're also the largest car maker which offers you automatic gearbox, and they've sold the maximum number of AMTs in the last couple of years. They've sold over 1 lakh units now, and we are... The Manesar facility was inaugurated way back in February 2007 and is spread over 600 acres of land. Initially, the original capacity 600 acres of land, Manesar. Manesar is just adjacent to Gurgaon.
It was for only 1 lakh units, but was increased to 3 lakh units by October 2008. These cars are the inventory of the business, but ये जो इक्विपमेंट देख रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी इसको बोलते हैं. सो दिस इज नॉट ऑफिस में रखा हुआ माइक्रोवेव या फिर लैपटॉप सिस्टम्स. वो कंप्यूटर्स और इक्विपमेंट छोटे लेवल के होते हैं. ये दिस इज द प्लांट. इस प्लांट को तैयार होने में महीनों लगते हैं, और जब प्रोडक्शन बंद होता है तो इस प्लांट को डीकमीशन भी करना पड़ता है. डीकमीशन मतलब आपको अनअर्थ करना होगा, इसको हटाना होगा ग्राउंड पे से. दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग एक्सपेंस. इसलिए पीपीई इंपॉर्टेंट होता है. आप देखो इसका साइज ऑफ खर्चा देखो कि इसको इस्टेब्लिश करने में कितना एक्सपेंस लगा होगा. जस्ट वॉच इट. The production capacity was further increased to 2.5 lakh units and then finally increased to the current capacity of well over 8 lakh units. The Manesar facility makes the modern generation of Maruti cars, including the Swift, the Ciaz, the Baleno, as well as the Celerio. And it also houses a lot of its component makers, which means that the company saves a lot of time as well as costs. Manesar facility is also used to manufacture the AMT or the automated manual transmission on Maruti cars. This AMT technology is used on the WagonR, the Swift Desire, the Alto K10 as well as the Celerio, and is a popular choice amongst new car buyers. Maruti claims that the Alto has about 10% sales for the automatic, while the Celerio has a 50-50 ratio, which means that the AMT gearbox technology, which was pioneered in India by Maruti, has really caught on the buyer's imagination. And Maruti has already sold well over 1 lakh cars with the AMT gearbox on them. The other Maruti plant, which is the older plant based in Gurgaon, is also a huge one with over 300 acres of land. Maruti is not only the leader when it comes to cars in India, it is also the export leader and has already exported well over 1 million units to over 125 countries across the globe. In fact, one Maruti car rolls out every 6 seconds from these facilities based out of Haryana. Well, one day isn't really enough to figure out these huge facilities, but at the end of the day, you will realize why Maruti is the leader when it comes to customer satisfaction. After all, it has won the JD Power Customer Satisfaction Index for the last 16 years. And this simply goes to show you the amount of commitment that the company has not only for India, but for car buyers all across the globe. Awesome नहीं? अरे भाई तुम्हें फैक्ट्री घुमा लाई, कुछ तो बोलो. पता नहीं था गाड़ी चलाने से पहले इतना कुछ होता है गाड़ी में. But just imagine, it's awesome. I mean, इस वीडियो को देखना, मैंने YouTube से ही उठाई है. You can watch it as many times you want. लेकिन आप इमेजिन करो कि हम जो एक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेते हैं, इनकी फैक्ट्रीज में कितना खर्चा होता है. I mean, हम हर चीज जो भी मशीनों की तरह से खा रहे हैं, दैट इज बिस्किट्स ले लो, मैगी ले लो, ये बैठ के तो कोई बना नहीं रहा. दीज आर ऑल मेड यूजिंग मशीन्स. यानी एक बिजनेस का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगा हुआ है? पीपीई में. बी इट फैक्ट्री बिल्डिंग, बी इट द लैंड, बी इट द मशीनरीज, बी इट द प्लांट जो ह्यूज होता है. मतलब मैंने तो मारुति का नाम इसलिए लिया बिकॉज आई पास बाय मारुति की फैक्ट्री का गेट अ नंबर ऑफ टाइम्स. तो वो गेट छोटा सा ही लगता है. मुझे खुद नहीं पता था कि 300 एकड़ की है पूरी इसकी लैंड. इट्स ह्यूज. पर ये ऐसा ही है. एंड दैट्स व्हाई दिस आईएएस बिकम्स द मोस्ट क्रूशियल. इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन में इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन ना आए. आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन सी क्वेश्चंस. सेक्शन सी क्वेश्चन में पक्का से इसमें से कुछ ना कुछ आता है, क्योंकि एक बिजनेस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पीपीई में होता है. सबसे बड़ा. इन्वेंट्री भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना पीपीई में पैसा लगा हुआ होता है. और आपको एक बात बताती हूं, नॉट ओनली दिस, अगर हम प्रोफाइल्स की बात करें ना, जिसमें आप लोग काम कर सकते हैं, अगर अकाउंटिंग में थोड़े साल आप लोग काम करेंगे या फिर ऑडिट में थोड़े साल काम करेंगे, तो फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट के नाम से एक प्रोफाइल होता है. फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट, वो भी इसी आईएएस से रिलेटेड है. यानी अगर ऑडिट में काम करते करते बाद में कहीं से ऑफर आई है, लेट्स सपोज पोर्श से ऑफर आई है, फोर्ड तो अब नहीं है, लेकिन इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं,
इनसे ऑफर आती है कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट आपको संभालना है, यानी कि आईएएस 16 का कॉम्प्लायंस वो आपसे चाहते हैं। इसलिए आईएएस 16 सबसे लंबा भी है, मुझे खुद कराने में 2 क्लासेस कम से कम चाहिए होती हैं इसको। तो दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से सुनना और प्रैक्टिकल जिंदगी के हिसाब से इसको समझना, इस हिसाब से नहीं कि ये तो हमारे करिकुलम में और करिकुलम के हिसाब से ही समझना है, नहीं, करिकुलम आपको एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा है, उसके लिए तैयार हो। तो पीपीई पे आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक वीडियो तो मैंने आपको विजिट करा दी। मेजरली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये सारे आइटम आते हैं जो आपको दिख रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री बिल्डिंग, वो जिस जमीन के ऊपर है, दैट इज प्रॉपर्टी। इवन दिस बिल्डिंग इज अ प्रॉपर्टी। फर्नीचर, इट कैन बी क्लब्ड अंडर इक्विपमेंट, बट मोस्टली कंपनीज फर्नीचर को अलग भी कर देती है। ये मशीनरी, कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, जेनसेट्स, व्हीकल्स, ये सब पीपीई का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बिजनेस के प्रोडक्ट को तैयार करने में यूज में आते हैं। मतलब आप प्रोडक्ट बनाते हैं इनकी मदद से। और इन अदर वर्ड्स, ऑल दीज एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, इसलिए ये नॉन करंट एसेट है। और क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाने के काम आते हैं, तो ये पीपीई के अंडर क्लब हो जाते हैं। तो हमारी लड़ाई यहां पे तो नहीं आएगी कि पीपीई में क्या आएगा, वो क्लियरली आपको दिख जाएगा। लेकिन अब लड़ाई किस बात पे होगी कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके कैसे आए। तो 2 वर्ड्स आप बार बार अब सुनने वाले हैं। वन इज रिकग्निशन, द अदर इज मेजरमेंट। रिकग्निशन मींस इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके कैसे आना है, लाना भी है कि नहीं लाना है, दैट इज रिकग्नाइज करना। अब जब ये डिसाइड हो जाएगा कि रिकग्नाइज करना है, किस वैल्यू पे रिकग्नाइज करना है, दैट इज मेजरमेंट। तो दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली आपको पूरी बुक में हर आईएएस के साथ यूज होते दिखेंगे। इनका दोनों का डिफरेंस समझना, हालांकि इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है, पर एफआर के स्टूडेंट को ये तो पता होना ही चाहिए। रिकग्निशन इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री करवाना, मेजरमेंट इज किस अमाउंट पे एंट्री करवाओगे, दैट इज मेजरमेंट। अब इसको देखते हैं कि पीपीई पे रिकग्निशन और मेजरमेंट रूल्स क्या है। आईएएस 16, ये आपको ध्यान रखना है और मेरे बार बार बोलने से आपको याद रह भी जाएगा। तो रिकग्निशन एंड मेजरमेंट में सबसे पहले आता है इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट मतलब जब पहली बार पीपीई को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एंट्री करवाएंगे या करेंगे, दैट इज इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट होता है कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या चीज होती है, आपने सुनी भी होगी। नहीं नवीन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सबको एक बार जवाब दे देती हूं इस बात का। क्या आईएफआरएस 16 बोल सकते हैं इसको? नो बच्चे, दिस इज आईएएस 16। क्यों? दिस इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कई आज भी आईएएस चलते हैं, जो लेटेस्ट वाले हैं वो आईएफआरएस है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की गवर्निंग बॉडीज में डिफरेंस है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है, आईएफआरएस अलग है। दिस इज आईएएस 16, ठीक है। आईएफआरएस बोर्ड आईएफआरएस देता है जो इंटरनेशनली सबको अप्लाई करने होते हैं, और आईएएस होता है जहां पे थोड़ा बहुत आप अलग अलग देशों में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑल्दो है ये भी इंटरनेशनली, लेकिन एक अकाउंटिंग का है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है। तो अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिपोर्टिंग होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटेंडेड यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए बनती है। अकाउंटिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बस उसको घुसाना कैसे। यूजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझाने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन आईएफआरएस यूजुअली समझाने की भी बात करता है। तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी नेचर में अलग है, इसलिए आईएफआरएस और आईएएस को अलग अलग रखना है। यस तनिष्क, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, चलो अब इनिशियल मेजरमेंट पे आते हैं। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीपीई जाएगी कॉस्ट पे। मतलब सबसे पहले मतलब जैसे ही आपने खरीदी है तो आपको इसको लेके जाना है कॉस्ट पे। आती हूं पायल, आती हूं। कॉस्ट क्या है? बाद में, यानी सब्सिक्वेंट, बाद में कोई खर्चा हुआ तो देखेंगे ना, पहले पहला खर्चा तो ले ले। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट पे लेके जा रहे हैं। अब कॉस्ट का मतलब क्या? कॉस्ट का मतलब ये
एक एक करके देखते हैं। व्हाट डज कॉस्ट मीन? कॉस्ट मीन्स इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। सबसे पहले आपने जो भी असेट को खरीदने में खर्चा किया वो तो कॉस्ट में आएगा ही आएगा। कैसे? अब हम आम जिंदगी की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज आई नीड टू बाय एन एसी। अब ये एसी आता है 40,000 रुपीज का, मेरी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है। ये इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट क्या है? ये बोरोइंग कॉस्ट एक अलग आईएएस है, उसको वहां पे समझेंगे। यहां पे एक बार सिर्फ लिखा हुआ है क्योंकि आईएएस 16 ने बोला था इसलिए मैंने भी लिखा है, लेकिन आप लोग एक बार सिर्फ इनिशियल कैपिटल कॉस्ट पे ध्यान दो। प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? अगर मैं एसी खरीद लाऊंगी तो क्या ये काम करने लायक हो जाएगा? मुझे इसको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा, खुद थोड़ी कर पाऊंगी until unless I am an AC का इंजीनियर। तो मुझे इस पे इंस्टॉलेशन का खर्चा देना होगा। सो इंस्टॉलेशन चार्जेस, मुझे बोला गया भाई एसी के इंस्टॉलेशन पे 2,000 रुपीज लगने वाले हैं, मेरे तो जेब से चला गया। तीसरा डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स। ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होंगी? जब असेट का यूज खत्म हो जाएगा तो आप इसको जब निकलवाएंगे तब भी तो खर्चा होगा। एसी वेसी के केस में तो ये बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जैसा अभी हमने मारुति का प्लांट देखा था, अगर इस प्लांट को यहां से शिफ्ट करना हो या प्लांट खराब हो जाए, नया प्लांट लेके आना हो, तो इस प्लांट को हटाने का खर्चा ही बहुत तगड़ा है अपने आप में। वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये खर्चा होगा ही होगा, 10 साल से ज्यादा इस प्लांट की लाइफ नहीं है। जिस दिन हम इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और इसको हटाएंगे, ये खर्चा आएगा ही आएगा। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है आपको जिस दिन पता चल जाए कि एक कॉस्ट इनकर करेंगे, उसी दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम किस वैल्यू पे करेंगे ये बाद की बात है, अभी इसकी उलझन में नहीं उलझते। लेकिन मोटा मोटा मेरे लिए एसी कितने का पड़ा? 42,000 का। दिस इज कॉस्ट। और अगर मैं अपनी टर्म्स में बोलूं जो आपको याद रखनी है, ये तो आईएएस बोलता है इसलिए मैंने लिया है। क्वेश्चन करते टाइम हम ध्यान क्या रखेंगे? ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये तीनों लिखो। याद क्या रखना है? ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मेक द प्रोडक्ट रेडी फॉर यूज। यानी उन सारे खर्चों से व्हेन दी मशीनरी या प्लांट, चलो पीपी लिखती हूं, when the PPE is ready to use, all the खर्चास which make a PPE ready to use, ये सब कॉस्ट में जानी चाहिए। यानी मेरा एसी तो रेडी फॉर यूज तभी होगा ना जब इंस्टॉल हो जाएगा। यानी एसी 40,000 का नहीं है, 42,000 का पड़ेगा मुझे। हम आम जिंदगी में भी यही बात करते हैं। चलो गाड़ी की बात करते हैं। आप लोग गाड़ी लेने गए मार्केट में, गाड़ी आ रही है 5 लाख की, मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी। 5 लाख की तो गाड़ी आएगी, प्लस इस पे रजिस्ट्रेशन का खर्चा आएगा, नंबर प्लेट का खर्चा आएगा, कुछ आप उसमें सीट के कवर ववर बदवाएंगे, आगे पीछे कुछ लिखवाएंगे, जाट इंटेंशन, बुरा ना मानो, व्हाटएवर, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो तो ट्रक के पीछे लिखते हैं यार, गाड़ी के पीछे थोड़ी लिखते हैं। चलो हम गाड़ी के पीछे कुछ और लिखवा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। इन सब में खर्चा आएगा कुछ 25,000 का। गाड़ी कितने की पड़ी? 5,25,000। बस सिंपल। व्हाटएवर खर्चाज आर एसेंशियल टू मेक एन असेट रेडी फॉर यूज इज इट्स टोटल कॉस्ट। ठीक है? तो सिंपल यही चीज हम जो आम जिंदगी में करते हैं वही चीज यहां पे भी करनी है, क्योंकि जब तक आप ये 25,000 का खर्चा नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तब तक ये रेडी टू यूज ही नहीं है। हाँ, सीट कवर वगैरह जरूर बेकार के खर्चे हैं, असेट चल सकता है बिल्कुल उनसे, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के तो नहीं चल सकता। ये वाले सारे खर्चे आपके असेट का पार्ट बनेंगे, यानी कि कॉस्ट बनेंगे। तो सबसे पहले आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी पीपीई को कॉस्ट पे लेके जाएंगे। ये इतने सारे कंटेंट से मत घबराना, ये मुझे देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में इसी तरह के वर्ड्स आएंगे, तो आप 1-2 बार इनको रीड करोगे ना, पकड़ में आ जाएगा ये, और वो टिक मार्क करने में आसानी रहेगी। अब आते हैं आगे के खर्चे पे, यानी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे। अब एक वर्ड आएगा जगह जगह पूरी बुक में, कैपिटलाइज। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ढंग से समझना।
एक होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, एक होता है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। ये क्या होते हैं दोनों? कैपिटल नेचर होता है जो असेट की वैल्यू में जुड़ जाता है, या फिर ये बोलें कि जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, दैट इज अ कैपिटल नेचर का खर्चा। जबकि रेवेन्यू नेचर का होता है जिसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक ही मिलेगा। कैसे? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे घर में मुझे रूम कम पड़ रहे हैं, तो मैंने 2 रूम्स अपने टेरेस पे बनवा दिए। किस तरह का खर्चा हुआ ये? लिखो चैट बॉक्स में। इज इट अ कैपिटल नेचर का एक्सपेंस? यस, इट्स अ कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। लेकिन मेरे घर में अब हुआ ये कि एक नल टूट गया, तो उसमें प्लम्बर को मैंने बुलाया, उसने एमसील लगाई और उसको जुगाड़ करके जोड़ दिया। क्या बोलते हो? कैपिटल नेचर का खर्चा है ये। रेवेन्यू, इट्स अ रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। बिल्कुल। तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस में हम अलग अलग करते ही क्यों हैं? इनकी अकाउंटिंग की वजह से। कैसे? जब आप नौकरी करने जाएंगे ना, आपकी सैलरी एक बिजनेस के लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, लेकिन अगर वही बिजनेस कोई बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग खरीद लेगा, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा। वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ऑफिस बिल्डिंग को तो अपनी बैलेंस शीट में एज एन असेट दिखाएगा और आपकी सैलरी को P&L में डेबिट में खर्चा दिखाएगा। इसलिए हमें इन दोनों का बाइफरकेशन करना जरूरी होता है। क्या ये बात समझ आती है? बोलो। यस मैम। ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि खर्चा कैपिटलाइज करना है या रेवेन्यू मान के चलना है। तो इसके लिए IAS 16 ने क्लियरली एक बात बोली, बाद में होने वाले किसी भी खर्चे को हम कैपिटलाइज करेंगे, मतलब कि असेट की वैल्यू में ऐड करेंगे। ओनली इफ, हम ऐसा तभी ऐड करेंगे जब असेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाएं। मेरा घर था 4 बेडरूम का, मैंने 2 बेडरूम्स और बना डाले, मेरे घर की इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ गए ना, यानी कि उससे मैं जो फायदा अर्न कर सकती थी वो बढ़ गया। लेकिन नल रिपेयर कराने से क्या मेरे घर की स्टेइंग कैपेसिटी बढ़ गई? इसलिए पेंट, रिपेयर, ये सब P&L में चला जाता है, क्योंकि उससे घर की इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ते नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो अगर उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, आप उसको कैपिटलाइज कर दीजिए। दूसरा, अगर वो एक मेजर इंस्पेक्शन है, ओवरहॉल है, या फिर एक मेजर रिपेयर है एसेट की, उसको भी कैपिटलाइज करते हैं। यार बात वही है, अगर उस खर्चे के बिना असेट रेडी टू यूज नहीं है, वो खर्चा 1 साल से ज्यादा बार का बेनिफिट देने वाला है, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। जैसे अब छत ही टूट गई मेरे घर की, पूरी उड़ गई, आंधी आई और पूरी छत साथ में ले गई। क्या बोलते हो? ये छत का रिपेयर कैपिटलाइज होना चाहिए या रेवेन्यू खर्चा है? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज होना चाहिए। इट्स अ मेजर एक्सपेंस। विदाउट दिस एक्सपेंस दिस असेट इज ऑफ नो यूज। हाँ, तुम ये भी बोल सकते हो कि मैम ये तो नल में भी हो जाएगा। तो नल बदल दोगे तो भी नल क्या 15-20 साल चलने वाला है? नहीं। और कई लोग वाटर फिटिंग्स को कर भी देते हैं कैपिटलाइज। यानी पॉइंट ये है, आपको ऑडिटर को प्रूव करना पड़ेगा कि किसी आइटम को कैपिटल में क्यों ले लिया भाई, कैपिटलाइज क्यों कर दिया, आपको प्रूव करना है। अगर ऑडिटर मान जाए बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं वो माने तो वेर एंड टेयर में आता है ना। वेर एंड टेयर में आता है। सो छोटे जो खर्चे होते हैं ना, वो बिजनेस वैसे भी P&L में ले जाता है, क्योंकि छोटे मोटे रिपेयर होंगे, उसको असेट की वैल्यू में जोड़ जोड़ के डेप्रिशिएट करोगे, फंसी जाएगा बेचारा अकाउंटेंट ही। तीसरा, इफ इट इज ए कॉम्प्लेक्स असेट और आपने उसका एक कॉम्पोनेंट चेंज कर दिया है। अब सवाल यह आता है कि ये कॉम्प्लेक्स असेट क्या होता है भाई? व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स असेट? कॉम्प्लेक्स असेट होता है जो बहुत सारे अलग अलग असेट्स को जोड़ के बनता है। जैसे एयरक्राफ्ट, प्लेन होता है, उसमें एक असेट है इंजन, एक असेट है उसकी बॉडी। अभी गाड़ी देख रहे थे हम, उसकी विंडशील्ड ये अपने आप में बहुत महंगी है। मुझे पता नहीं कौन बता रहा था, एक BMW का टायर 30-40 हजार का आता है, 1 टायर। वो कॉम्प्लेक्स असेट हो गया। यानी एक उसका कंपोनेंट, एक पार्ट ही इतना महंगा है कि आप उसको अगर रिप्लेस करोगे तो कैपिटलाइज कर दो, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स असेट। कॉम्प्लेक्स असेट विच इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ अलग अलग कंपोनेंट्स
जिनका सबका लाइफ और डेप्रिसिएशन अलग अलग रेट पे चलता है। कैसे? थोड़ा सा एयरक्राफ्ट के बारे में सोचो। एयरक्राफ्ट के जो टायर है, क्या इनकी लाइफ और इंजन की लाइफ बराबर है? नहीं, टायर तो हर जर्नी के बाद में चेंज होते हैं जिससे लैंडिंग होती है। विंग्स, टेल, ओवरऑल बॉडी वर्सेस कोई छोटे मोटे जो बियरिंग्स होते हैं, क्या सबकी लाइफ बराबर है? नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग है, इसलिए सबका डेप्रिसिएशन अलग अलग रेट पे होता है। जो अंदर की सीट्स होती है, सीट्स कवर्स होते हैं, ये भी शायद बहुत जल्दी जल्दी बदले जाते हैं। एयर प्रेशर चेक करना, नट बोल्ट्स को चेक करना, ये ओवरहॉल होता है, मेजर इंस्पेक्शन होता है, क्योंकि बिना इस मेजर इंस्पेक्शन के प्लेन उड़ ही नहीं सकता। ऐसा भी होता है कि अगर लंबी जर्नी पे जा रहा है प्लेन, यूएस जा रहा है, तो उसके खुद के इंस्पेक्शन पे घंटों खर्च हो जाते हैं, घंटों खर्च हो जाएंगे इंस्पेक्शन पे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लगातार 20 घंटे उड़ते उड़ते बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हम वो तो कर ही नहीं पाएंगे ना कि कहीं रास्ते में रोक के मैकेनिक को दिखा लेंगे। दैट वोंट हैपन। सो नटशेल में अब ये आईएएस चाहे कितनी भी इसमें लंबी लंबी बातें करे, पॉइंट ये है वो खर्चा कैपिटलाइज करना है जिससे आपके असेट की अर्निंग कैपेसिटी या इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ जाए, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिले। वो एक मेजर इंस्पेक्शन है बिना जिसके असेट यूज में ही नहीं आएगा। वो एक मेजर रिपेयर है जो काफी बड़े अमाउंट की भी है और उसके बिना असेट यूज भी नहीं होगा। या फिर आपका असेट खुद ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स असेट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, और ये एक कंपोनेंट आपको दूसरा पुराना कंपोनेंट खराब होते ही नया लगाना पड़ता है। जैसे कि प्लेन, ट्रैक्टर का टायर बहुत महंगा आता है, हमारी साइकिल के टायरों की तरह नहीं होता है वो, इट्स वेरी कॉस्टली। सो यू कैन से ट्रैक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स असेट। मैम, तो हम इसके जो व्हील्स होते हैं तो उसको तो हम डायरेक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं ना। प्रॉब्लम जो ये है व्हील कि अगर आपने एक टाइम यूज हो रहा हो तो हाँ, वो तो सीधा रेवेन्यू में चला जाएगा, हर जर्नी में आएगा, हर जर्नी से निकल जाएगा। लेकिन अगर इंजन के कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो 1 साल में बदल जाएगा, दूसरा टुकड़ा 2 साल में बदलेगा, तीसरा टुकड़ा 3 साल में बदलेगा, तो आपको इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को, अगर अब जैसे आज नया इंजन का एक पार्ट हम लेके आ रहे हैं, काफी महंगा है, तो पुराने वाले पार्ट को तो डी रिकॉग्नाइज कर दो, मतलब हटा दो, और नए वाले पार्ट की वैल्यू को जोड़ दो, अगर मेजर खर्चा है तो। गॉट इट मैम। ठीक है, चलो ये तो बहुत लंबा लंबा डिटेल आईएएस ने दे रखा है। मोटा मोटा अपने को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगी कॉस्ट पे। कॉस्ट में क्या क्या आएगा? हर वो खर्चा जो असेट को रेडी फॉर यूज बनाए। बाद में होने वाले खर्चे वही कैपिटलाइज होंगे जिससे आपकी पीपीई की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। चलो एक एग्जांपल देती हूं, मुझे बताना क्या उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग के कॉरिडोर में टाइल्स चेंज कर दी गई है, क्या बोलते हो, शुड इट बी कैपिटलाइज्ड और नॉट? नो नो नो, एवरीबडी सेइंग नो। करेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि उससे आपकी फैक्ट्री की अर्निंग कैपेसिटी या इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ने नहीं वाले हैं। अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं। फैक्ट्री के पास में ही हमने एक एडिशनल रूम बनाया है जिसमें सामान की लोडिंग अनलोडिंग होगी। इट्स एन एडिशनल हॉल, और यू कैन से कि काफी बड़ा स्पेस आपने बनाया है जहां पे स्टॉक चढ़ेगा भी और मटेरियल उतरेगा भी। अब क्या बोलते हो, शुड दिस बी कैपिटलाइज्ड? यस। ठीक है, करेक्ट, यस। सो अब तुम्हें डिफरेंस तो समझ में आ गया। सो आइडियली ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है, ये मैंने यहां इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें से कभी भी ट्रू और फॉल्स आ जाता है एग्जाम में, तो एटलीस्ट तुम ये वर्ड्स देखोगे ना, तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यार ये क्या नई नई चीजें आ गई। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मींस फायदा, ओवरहॉल मींस जो रिपेयर एयरक्राफ्ट पे होती है, कई बार जरूरत पड़ती है तो आप उनकी बेयरिंग निकाल के चेंज कर देते हो, तो दीज आर इंजीनियरिंग वर्ड्स। देन कॉम्प्लेक्स असेट, कॉम्प्लेक्स असेट मतलब जो बहुत सारे कंपोनेंट से जुड़ के बनता है। इसका एक कंपोनेंट अगर निकाल रहे हो, उस कंपोनेंट की वैल्यू को हटा दो, यानी डी रिकॉग्नाइज कर दो, और नए वाले कंपोनेंट की वैल्यू को जोड़ दो, क्योंकि उस कंपोनेंट की वजह से आपके असेट की इकोनॉमिक बेनिफिट्स अब इंक्रीज होंगे। सो नटशेल में हमें यही देखना है। गाड़ी का पेंट चेंज करा दिया, क्या बोलते हो, कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं? नो
नहीं, लेकिन आपके पास एक बाइक थी और बाइक के साइड में आपने वो लगवा लिया एक और, जय और वीरू बनने के लिए, क्या बोलते हो? Yes. Why? Because the capacity, seating capacity has increased. अब आपने गाड़ी के ऊपर अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए छत के ऊपर 2 सीटें लगवा दी कि बेटा तुम ऐसे करके अपने बाल लहरा के हवा के साथ साथ करके उड़ना, क्या बोलते हो? Should be capitalized or not? Yes, because seating capacity has increased. बिल्कुल. So अपने फ्रेंड्स के साथ आप तो नीचे बैठना और बच्चों को ऊपर बांध देना. प्रियंका समझ रही हो ना? हाँ जी मैम. मतलब ऐसा करना मत यार. यहाँ पे जेल में डाल देंगे मैम. चलो चलो ओके. अब इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं. कैप्लिन का ही है ये इलस्ट्रेशन 2, आपको बुक में मिल जाएगा. A piece of machinery has an annual service costing $10,000. हर साल की सर्विस पे $10,000 खर्च होते. During the most recent service, it was decided to replace part of the engineering, meaning that it will work faster and produce more units of product per hour. तो एक जो मशीनरी है, हर साल उसकी सर्विस होती है, $10,000 उसकी सर्विस पे खर्च हो जाते हैं. लेकिन अब की बार क्या हुआ, इस सर्विस में ये पता चला कि इसका एक पार्ट है, उसको चेंज अगर कर दो तो ये जितने प्रोडक्ट्स बनाती है ना, वो ज्यादा यूनिट्स बनाने लग जाएगी. द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट पार्ट इज $20,000. वुड दिस एक्सपेंडिचर बी ट्रीटेड एज असेट और एक्सपेंस? तो 2 आइटम है यहां पे, एक तो $10,000, दूसरा है $20,000. सोचो जरा, ये जो नॉर्मल हर साल की रिपेयर है शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस और असेट. अब एक बार रुको, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो. प्रियंका चैट बॉक्स में लिखो. ये कई बार तो लिटरली दे विल टेक अ हिंट फ्रॉम यू. 10,000 इज रेवेन्यू. बिल्कुल, रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब सीधा P&L में लेके जाओ, खत्म करो. व्हाट अबाउट 20,000? 20,000 का क्या बोलते हो? अगर हमने इस कंपोनेंट को रिप्लेस किया, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, 20,000 शुड बी कैपिटलाइज. तो अब आपको वर्ड क्या यूज करना है? असेट नहीं लिखना, इसको लिखना है, इसको हम करेंगे कैपिटलाइज. कैपिटलाइज का मतलब ही यही होता है, इसको असेट की वैल्यू में जोड़ देना, क्योंकि इसका बेनिफिट आने वाले कई साल आएगा और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. बिल्कुल सही जवाब. ठीक है, समझ गए? समझ गए? चलो अब बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट आने वाला है जो आपने जिंदगी में पहली बार देखा होगा. डेप्रिसिएशन. कितने लोगों ने ये नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा. मैंने. अरे तुमने क्लास में 11 से पढ़ रखा है ये. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है ये तो आपको पता है. नॉर्मल वेयर एंड टेयर इन द वैल्यू ऑफ द असेट. वेयर एंड टेयर का थोड़ा सा ध्यान रखना. ये वर्ड सुना है ना, वेयर एंड टेयर, मतलब पहनो और फाड़ो. दिस इज वेयर एंड टेयर. अगर असेट का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और उस पर नुकसान हो जाए, शुड आई ट्रीट इट एज डेप्रिसिएशन? वैल्यू ऑफ असेट इज गोइंग डाउन. इट्स अ लॉस. Impairment. पायल उस पे आएंगे आगे. ये एबनॉर्मल लॉस है. ये क्यों एबनॉर्मल लॉस या रिपेयर पे आने वाला खर्चा? डेप्रिसिएशन क्यों नहीं मानते? क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेन क्रक्स होता है वेयर एंड टेयर, यानी आपको असेट यूज करके उसकी वैल्यू में गिरावट लानी है, एक्सीडेंटली भिड़ा के नहीं. व्हेन यू कंटिन्यूअसली यूज एन असेट, उसकी वैल्यू गिरती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. एक्सीडेंटली अगर आपके असेट की वैल्यू गिरी है क्योंकि कोई एबनॉर्मल इवेंट हो गया, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन नहीं होता. पूर्व, यू वांट टू से समथिंग? एबनॉर्मल लॉस. हाँ, इट्स एन एबनॉर्मल लॉस. सो डेप्रिसिएशन में याद क्या रखना है? वेयर एंड टेयर. अच्छा, अब आप लोगों को नई इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो ये देखो. डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होता है? फ्रॉम द डेट व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज. यानी यहां पे मेन चीज क्या है? तुम असल में कब यूज करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस दिन से अवेलेबल फॉर यूज है, डेप्रिसिएशन लगना चालू कर देगा. ये चीज आपने अपनी पुरानी क्लासेस में शायद ध्यान नहीं दी होगी. आप गाड़ी खरीदने गए, गाड़ी आई 5 लाख की,
ये 5 लाख की शोरूम के अंदर है, आपने जैसे ही इसको शोरूम से नीचे उतारा, मूड बदल गया आपका कि नहीं यार मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको अभी बेचूंगा, क्या ये 5 लाख की बिक जाएगी? नहीं मैम। पर आपने तो यूज ही नहीं की, फिर भी नहीं बिकेगी। अवेलेबल फॉर यूज तो हो गई थी ना, आपने यूज की नहीं की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पापा ने तो गाड़ी को सीधा घर में आते ही कवर चढ़ा के खड़ी कर दी, 5 साल 6 साल 8 साल यूज ही नहीं करी, अब वो विंटेज कार हो गई। तो डेप्रिसिएशन तो तब भी लगी रहा है इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग द एसेट। यानी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग इट। आपने 2 साल बाद यूज करनी चालू की तो 2 साल क्या उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा साहब। एक एसेट की वैल्यू तो वहीं से गिरनी चालू हो जाती है जैसे ही आप उसको यूज के लिए फैक्ट्री से बाहर निकाल लाते हैं या सेलर के पास से बाहर निकाल लाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन हम कब से लगाएंगे? व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। वो एक्चुअल में कब यूज होता है अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज, हमने 11th स्टैंडर्ड में, आप लोगों ने भी 11th स्टैंडर्ड में, यस अजय बिल्कुल सही, आईफोन की अगर आपने सील भी तोड़ दी डब्बे की, गया, उसके बाद में वो इतने का नहीं बिकेगा। दैट इज दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आपने कुछ मेथड्स पढ़े थे क्लास 11th में, एक था WDV मेथड, एक था SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मेरा पहले साल तो मन किया मैं WDV से डेप्रिसिएशन लगा लूं, दूसरे साल मन किया SLM से लगा लूं। कर सकते हैं क्या ऐसा मन के हिसाब से? अप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इस सिचुएशन को क्लैरिफाई कर दिया IAS 16 ने जो हम पढ़ रहे हैं। क्या एक मेथड से दूसरे मेथड पे इधर से उधर उधर से उधर परमिसिबल है? हाँ, वैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें परमिसिबल है, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है ना, कंसिस्टेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड। लेकिन क्या यार जरूरत पे भी नहीं करने दोगे? नहीं 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 नहीं, नहीं करने देंगे। तो कुछ स्पेशल सिचुएशंस बनी, आपको मेथड चेंज करने देंगे इफ दीज 3 सिचुएशंस डू अराइज। व्हाट आर दी 3 सिचुएशंस? पहला, जो आप नया वाला मेथड यूज करेंगे दैट विल गिव अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर उससे बेटर बन के आते हैं तो करो ना, मत कोरोना नहीं, करो ना। दूसरा, ये जो आप चेंज कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसको एक बार रट लो, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट के ऊपर एक पूरा चैप्टर बना हुआ है। वैसे थोड़ा सा आइडिया देती हूं। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बच्चों तुम लोग क्लास कहां से अटेंड कर रहे हो? अच्छा, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। थोड़ा सा समझाती हूं कि अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है। इसके लिए वैसे एक अलग IAS है, यहां थोड़ा थोड़ा सा समझाती हूं। एक बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसी होती है जो ऊपर ऊपर की बात करती है। हमारी पॉलिसी ये है कि फिक्स्ड एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर दो। दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी। किस मेथड से करेंगे, उसकी लाइफ क्या मानेंगे, किस स्पीड में डेप्रिशिएट करेंगे, उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या लेंगे, ये सब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है, बिल्कुल चलता है, क्योंकि एस्टिमेशन तो वैसे भी गड़बड़ हो सकता है ना। तो एस्टिमेशन का चेंज है, दैट्स ओके। आप बिल्कुल अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर लीजिए, लेकिन अगर पॉलिसी बदलने वाले हो ना तो चेंज नहीं होगा। यानी पॉलिसीज बिजनेस को बहुत सोच समझ के बनानी होती है। पॉलिसीज बार बार में चेंज नहीं हो सकती। एस्टिमेशन चेंज हो सकता है। मैंने एस्टिमेट किया कि मेरे एसेट की यूजफुल लाइफ 8 साल है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो 6 साल ही है, ये तो आउटडेटेड हो गई, इसका बेटर वर्जन मार्केट में आ गया, तो मेरे पास एक चेंज के लिए वजह बनती है ना। सो इट कैन बी अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, लेकिन मैं अपनी पॉलिसी नहीं बदल सकती। माई पॉलिसी इज टू राइट ऑफ द एसेट अक्रॉस इट्स यूजफुल लाइफ। दैट कैन बी एन अकाउंटिंग पॉलिसी। वो नहीं चेंज करेंगे आप, वो तो जो बना ली बना ली। तो 3 कंडीशंस है खाली। कौन सी 3 कंडीशंस है? नंबर 1,
अगर चेंज ऑफ मेथड से प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटर आती है, बिल्कुल करो। दूसरा, इट शुड नॉट बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दैट मीन्स आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। नंबर 3, इट कैन बी अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो एस्टिमेशन में चेंज है, बिल्कुल करो, कोई बिंदास दिक्कत ही नहीं है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है? कुछ भी नहीं आता, थ्योरी का आता है, यानी कि 2 नंबर का आएगा ABCD टिक मार्क, और कुछ नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, 2-2 नंबर से ही 50 नंबर आएंगे। अब आते हैं ऐसी चीज पे जो हर क्वेश्चन में आपको दिखेगी, रिवैल्यूएशन। किस चीज का रिवैल्यूएशन? अब क्या होता है, आपको हर बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट डेट लेट्स सपोज 31 मार्च है, जिस दिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। याद करो, मतलब लर्न कर लो, इस डेट को क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल टर्म्स में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टर्म्स में, रिपोर्टिंग डेट। तो बुक में कहीं पे भी रिपोर्टिंग डेट दिखे तो ये मत सोचना ये क्या है, ये क्या पुलिस की रिपोर्ट लिखने की डेट है? ना 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 ना, रिपोर्टिंग डेट इज व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। अब प्रोफेशनली बात करेंगे, धीरे धीरे उस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जो टर्मिनोलॉजी आपका पेपर यूज करेगा, क्वेश्चंस यूज करेंगे। सो रिपोर्टिंग डेट इज डेट व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। हर रिपोर्टिंग डेट पे बिजनेसेस रीवैल्यू करते हैं कि वो जो असेट दिखा रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है, उन असेट्स की लाइफ क्या है, उनकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है। ये सारा वैल्यूएशन होता है रिपोर्टिंग डेट पे, ताकि बैलेंस शीट में जो वैल्यूज जा रही है बिल्कुल एक्यूरेट जाए, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। वरना ऑडिटर ही बोल देगा कि जी असेट की जो वैल्यू बोल रहे हो ये वैल्यू सही है क्या? तो IAS 16 ने इस पे क्लैरिटी दे दी, सिंपल। You have to review the useful life of asset, residual value of the asset at the end of each reporting period, and amounts must be revised accordingly. मतलब मुझे पहले लगता था कि मेरे असेट की स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू रहेगी $10,000 की, तो मैंने इसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। लेकिन 31 मार्च को रिपोर्टिंग डेट पे मुझे किसी ने बताया कि ये स्क्रैप वैल्यू है ना, ये 5,000 ही आने वाली है, यानी अब आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा। तो करेक्शन करो उसको, अमाउंट रिवाइज करो, जहां जहां पे भी इंपैक्ट आएगा इस चेंज का, वो सारे के सारे अमाउंट्स चेंज करो। तो इसको समझते हैं कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अब इसका क्या होगा। अब आपने रिवीजन कर दिया, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी तो रिकैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आएगी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? WDV, रिटन डाउन वैल्यू निकालते थे ना हम, कैसे? 1 लाख का सेट है, इस पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, 80,000 इज द WDV। WDV को प्रोफेशनल टर्म्स में बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। दिस इज द कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ रिविजन लेस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। नटशेल में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है एसेट की वैल्यू, उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, ये माइनस करके ये वाला जो अमाउंट है इसको नए वाली लाइफ पर डेप्रिशिएट कर दो। एग्जाम्पल के साथ समझो, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट को बुक किया हुआ है कितनी WDV पे? 1 लाख की WDV पे। इस असेट की लाइफ है, अभी भी लाइफ इसकी है 6 इयर्स, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू है $10,000। ये अभी तक की इंफॉर्मेशन थी। अब आई 31 मार्च, बुक्स ऑफ अकाउंट्स करनी है मुझे क्लोज, तो मुझे पता चला WDV तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां आया? चेंज आया भाई साहब, लाइफ तो अब इसकी 4 साल ही रह गई, यानी इस असेट को मुझे खत्म कर देना होगा, डेप्रिशिएट कर देना होगा 4 साल में ही। अब इसके पास 6 साल नहीं बचे हैं। दूसरा, रेजिडुअल वैल्यू जो मैं 10,000 मान के चल रही थी वो रह गई है सिर्फ 5,000 की। ओहो हो, यानी मेरा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही गड़बड़ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी मैंने डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा? 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 6, ये लगाया होगा। लगना कितना चाहिए था? 1 लाख माइनस 5,000 डिवाइड बाय 4।
यानी नए वाली जो वैल्यूज है अब डेप्रिसिएशन उन पे लगेगा, तो आपका डेप्रिसिएशन का जो भी गैप है वो और चार्ज कर दो। सिंपल लॉजिक समझ आया? ये एक बार मुझे अमाउंट बता दो, कुछ अजीब सा आ सकता है ये। 15,000 23,750 सेकंड उसका हम हाँ जी मैम 23,750 यस मैम। तो क्या करना चाहिए अब? 23,750 डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, आपने सिर्फ 15 ही किया, और चार्ज कर दो। कितना और चार्ज करेंगे? 23,750 और 15,000 का डिफरेंस 8,750। तो आपके पीएनएल में एडिशनल डेप्रिसिएशन अराइज होगा 8,750 का। इस तरह से इसका करेक्शन करते हैं, इसको समझते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इसके ऊपर है और ये जगह जगह हर एडजस्टमेंट पे भी यूज होगा। मस्ट बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। करते हैं चलो ये प्रैक्टिस। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये भी कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, आपको वहां साफ साफ मिल जाएगा। एन एंटिटी परचेज्ड एन असेट फॉर $20,000 ऑन 1st January. I'll answer that question. An entity purchased an asset for $20,000 on 1st January 2013 लेती हूं इसको मैं। 2013 को आप ये असेट खरीदते हैं, कितने का खरीदते हैं? $20,000 का। Straight line depreciation of 5,000 per annum has been charged, assuming a 4-year useful life with no residual value. यानी उस टाइम जब हमने खरीदा था तो इसकी लाइफ कितनी एस्टिमेट करी? 4 years। हमने क्या कोई स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू मानी, एज्यूम करी? नहीं करी। यानी रेजिडुअल वैल्यू भी हमने ली 0। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते चले गए? 5,000। ये 5,000 कैसे आ रहा है? 20 डिवाइडेड बाय 4 -0। ठीक है, तो ये तो ठीक, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो ठीक चार्ज किया है हमने। ऑन 1st January 2015, यानी कि 1st January 2015 को कितनी बार डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो? 2 बार, तो 10,000। 2 बार पूरे 2013, क्योंकि ये 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। पूरे 2013 का लग चुका, पूरे 2014 का लग चुका, और ये उसके बाद की डेट है, यानी 2 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुके हैं। यानी ये जो असेट अब 20,000 वाला है 10,000। बिल्कुल, 5,000 पहले साल का, 5,000 दूसरे साल का। अब इसकी वैल्यू कितनी बचती है? 10,000। जिस डेट की हम बात कर रहे हैं उस दिन ये असेट था $10,000 का। इसका कैरिंग अमाउंट यानी कि WDV थी $10,000 की। आगे क्या हुआ पढ़ लेते हैं। द एनुअल रिव्यू ऑफ द असेट लाइव्स वाज अंडरटेकन, कि असेट की लाइफ है कितनी, एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ दिस असेट वाज एस्टिमेटेड एट 4 years। तो 4 साल ही तो थी, ये दिक्कत क्या हुई? अभी 6 साल हो गई है। 2015 को। बिल्कुल। सो 2015 में अगर हम ओरिजिनल लाइफ के हिसाब से चले तो ये असेट 2 साल और चलता, लेकिन हमने इस दिन जब इसका रिव्यू किया तो पता चला ये तो 4 साल और चलेगा। यानी जो भी कैरिंग अमाउंट है इसको मुझे राइट ऑफ करने के लिए अब कितने साल और मिल गए? 4 साल। तो 10,000 4 साल मिल गए। ठीक है। The financial statements of the year ended 31st December 15 are being prepared. तो हम 31st December 15 वाले प्रिपेयर कर रहे हैं। 31st December 2015. What is the depreciation charge for the year ended 31st December 2015? क्या बोलते हो? 10,000 divided by 4, 2,500। करेक्ट। 10,000 तो आपकी असेट की वर्थ है, जिसको आपको कितने सालों में अब डेप्रिशिएट कर देना है? 4 सालों में। कितना आया? 2,500। समझ गए भावनाएं? कोई भावना है हमारी क्लास में? कोई भावना नहीं है? चलो ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये? दिस इज रिव्यू ऑफ लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू। तो जो भी चेंज आए, सी आई विल से कि एफआर को जितना कम लर्न करके करोगे ना उतने फायदे में रहोगे, वरना तो भूल जाओगे। मेजरली
क्या होता है, लोग ऐसे सिखा देते हैं, बेटा ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, घूम जाओगे एग्जाम में इस तरह से करोगे तो बेटर है उसको टेक्निकली समझो। तो अभी वहां तो हमने 2500 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक रिकग्निशन कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। अब उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यानी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। कोई मॉडल यूज होगा क्या यहां पे जर्नल एंट्रीज करने के लिए? हाँ, IAS 16 ने बोला कि आप दो मॉडल्स यूज कर सकते हैं पीपीई को रिकॉर्ड करने के लिए। दो मॉडल्स मतलब दो सिस्टम्स, दो मेथड्स। वन इज अ कॉस्ट मॉडल, सेकंड इज द रीवैल्यूएशन मॉडल। यानी कि जब आप इनकी अकाउंटिंग करेंगे तो दो मेथड्स के हिसाब से आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप किस पे भी करिए। जब आप कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे तो असेट को दिखाएंगे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे, हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। दिस इज कॉस्ट मॉडल। लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है, असेट को रीवैल्यू करो, यानी हर रिपोर्टिंग डेट पे आप असेट की वैल्यू को वापस एस्टिमेट कराएंगे। अब बात करती हूं पायल के क्वेश्चन की। क्वेश्चन पायल ने पूछा, ये कौन बताएगा कि ये रिमेनिंग लाइफ कितनी है या फिर इस असेट की अब वैल्यू कितनी है? एक्चुरी, नाम सुना है? इसका एक कोर्स होता है एक्चुरियल, हाँ, एक्चुरियल वैल्यूएशन और एक्चुरियल साइंसेस का कोर्स। एक्चुरियल बहुत डिफिकल्ट होगा काम शायद। हाँ, क्योंकि वैल्यूएशन ना बड़ा सब्जेक्टिव होता है। और दूसरा, इंश्योरेंस वाले कैसे पता चलाते हैं कि आपकी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसकी इतनी वैल्यू थी? समझ गए? बिल्कुल इसी तरह से होता है। एफिडेविट देता है वो बकायदा, वो एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि आपकी जो असेट है वो इतने वैल्यू की है। यानी आप जब ऑडिटर बनेंगे तो ये फेयर वैल्यू कंपनी ने ठीक दिखाई है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? उस सर्टिफिकेट से। समझ गए पायल? नाउ आंसर्ड। यानी सब प्रोफेशनल्स मिलके खाते हैं। तो हम भी खा लेंगे यार, हम इंजीनियर्स नहीं हो सकते ना। एस्टिमेशन हैज टू बी देयर जॉब, हम तो उनके सर्टिफिकेट पे रिलाई करेंगे। अब उसने अगर कुछ गड़बड़ करी होगी तो हम रीजनेबल एश्योरेंस ही तो दे रहे हैं। हम कौन सा ऑडिट रिपोर्ट में वो छाप के दे रहे हैं कि इसमें बिल्कुल 100% सब कुछ ठीक है? ठीक है, चलिए। तो अब रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, आपका अमाउंट हर साल रिवैल्यू होता रहेगा। यानी हो सकता है आपका 1 लाख का असेट 1,20,000 पे आ जाए, 20,000 का फायदा नोट करना पड़ेगा। करेंगे, कहां करेंगे? P&L में, OCI में। याद आया? अब OCI की रेलेवेंस समझ में आई। ये तो अभी असेट बेचा थोड़ी है जो इसका गेन हम रियलाइज कर जाएंगे। P&L में तो वही आइटम आते हैं जो रियलाइज्ड होते हैं, ये तो रियलाइज्ड है ही नहीं, लेकिन असेट की वैल्यू तो बढ़ी है, कहीं से तो बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ाएंगे? OCI के थ्रू बढ़ाएंगे। तो 20,000 OCI में बढ़ा देंगे। अब डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगाएंगे, 1 लाख पे या 1,20,000 पे? 120 पे। ठीक है, यानी कि यहां पे जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नई वैल्यूज पे आएगा। तो ये तो कॉमन सेंस है यार, जब वैल्यू ही हमने चेंज कर दी तो डेप्रिसिएशन भी वैल्यू पे ही आएगा, नई वैल्यू पे। अब आगे देखो, रिवैल्यूएशंस मस्ट बी मेड रेगुलरली एट ईच रिपोर्टिंग डेट। अगर आपने एक बार रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया है, आप घड़ी घड़ी ये चेंज नहीं करेंगे। असेट की वैल्यू जब बढ़ रही है तब तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करो, जिस टाइम गिरती लग रही है तो कॉस्ट वैल्यू पे चले जाओ, कॉस्ट मॉडल पे चले जाओ। अरे साहब, ऐसा नहीं होगा। रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब हर साल लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे आप अपने असेट को हर बार रिव्यू करेंगे। कंसिस्टेंसी तो रखनी है। दूसरी चीज, अगर पीपीई का एक पूरा का पूरा ग्रुप है हमारे पास, उसमें एक आइटम अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो पूरी दैट क्लास ऑफ पीपीई रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाएगी। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक आइटम को तो कॉस्ट मॉडल पे ले लो, दूसरे को आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले लो। हाँ प्रियंका बोलो। मैम, लेकिन अगर सपोज हम अगर एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और हम OCI में उसको राउट कर रहे हैं, अभी OCI में तो अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस होते हैं, लेकिन अगर आप अनरियलाइज्ड के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन बढ़ा रहे हो तो मतलब आपका प्रॉफिट कम कर रहे हो। बिल्कुल, तो फिर हाउ इज दैट जस्टिफाइड? आएगा वो आगे अभी। ओके
योर क्वेश्चन विल बी ऑटोमेटिकली आंसर्ड। IAS 16 को पता था कि इस तरह के सवाल उठेंगे, तो वो बिल्कुल उन्होंने डाल दिया उसमें। रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल देते हैं प्रॉफिट और नहीं 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 इशिका, है सोल्यूशन है उसका, रुको रुको रुको, उसका सोल्यूशन है, घबराओ एक नहीं। चीज इसमें ये बताओ, रिवैल्यूएशन आप रिपोर्टिंग डेट पे कर रहे हो, रिपोर्टिंग डेट पे करते ही आपका डेप्रिसिएशन और जितना भी अकाउंटिंग किया था पूरे साल में, वो एक ही डेट पे आके अब चेंज करना पड़ेगा। नहीं इशिका, डेप्रिसिएशन ऑलवेज इज चार्ज ऑन द लास्ट डेट। डेप्रिसिएशन रिटेन्ड अर्निंग्स से जा सकता है। किसमें जा सकता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। आऊंगी उस पे आऊंगी प्रियंका, आई कम टू योर क्वेश्चन, वो उलझा हुआ है थोड़ा सा। लेकिन इशिका, कमिंग टू योर क्वेश्चन, क्लास 11th याद है, डेप्रिसिएशन हमेशा एडजस्टमेंट्स में होता था। हाँ, क्यों? एंड पे लगेगा पूरे साल का। वो लगता ही पूरे साल के एंड पे है, क्योंकि अगर कोई एसेट हमने साल के बीच में बेच दिया है तो बीच बीच में आपका अकाउंटेंट उसकी अकाउंटिंग नहीं करेगा, वो एंड में जाके उस पर डेप्रिसिएशन लगाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन के लिए आपको कैश नहीं चाहिए, सो उसकी अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, ये अकाउंटिंग एंड में हो जाएगी बस। सो एंड में हम रीवैल्यू करेंगे और नए वाली वैल्यू पे डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब कर देंगे। ठीक है? चलिए जी, यस, ऑन रिपोर्टिंग डेट, करेक्ट करेक्ट ऑन रिपोर्टिंग डेट पे करेंगे। अच्छा, अब अगर लॉस हो जाए तो, मैंने तो केस लिया है जहां पे एसेट 1 लाख से 120 पे चला गया, ये 120 से अगर 80 पे चला गया तो ये कहां से लेके आओगे लॉस? P&L से। हमें OCI से ही राउट करना, इसको भी OCI से निकालना है, सिंपल। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। डेप्रिसिएशन के अलावा रिवैल्यूएशन गेन की अकाउंटिंग कैसे होगी? बस इतना ही कराऊंगी यार, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, अब आपका असेट नई वैल्यू पे आएगा। अगर मैं अपना वाला केस ही लूं, इसमें 1 लाख वाला असेट 120 पे चला गया, तो मुझे असेट को 120 पे लाना है। पहली बात, जर्नल एंट्रीज कितने लोगों को करनी नहीं आती है? ईमानदारी से बताओ, मेरे सामने गलती करोगे वो बेटर है, एग्जाम में मत करना। सबको आती है? अरे घबराओ मत यार। हाँ चलो, 2-3 लोगों को नहीं आती है। एक रूल याद करो, जब भी एक्सपेंसेस और इनकम्स की एंट्री करनी हो, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ये तो ग्राउंड रूल है। लेकिन हम उलझ जाते हैं बाकी चीजों में। हमें ये पता लग जाता है ना कौन सा आइटम एसेट है, कौन सा आइटम लायबिलिटी है। जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, बस सिर्फ इतना सा तुम्हें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? असेट जब भी बढ़ेगा उसको डेबिट करना है। तो असेट कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। जब असेट बढ़ रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट। क्रेडिट, क्योंकि असेट और लायबिलिटी ऑपोजिट नेचर्स के। हाँ, क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट। हाँ, असेट बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट। डेबिट। बस इस रूल को लगा के आप जर्नल एंट्री करना सीखते हैं। यहां पे इन्होंने बोला कि भैया असेट की वैल्यू बढ़ा दो, कैसे बढ़ाऊं? डेबिट कर दूंगी ना, डेबिट PPE। कितने से बढ़ानी है? 20,000 से। लो, बढ़ गई वैल्यू ऑफ असेट। ये क्लियर हुआ यहां तक? बताओ बताओ बताओ। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है? पहले स्टेप में तो असेट की वैल्यू आपने बढ़ा दी। दूसरे स्टेप में अगर इस असेट के ऊपर कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको हटा दो, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव करना है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? जो हमने इकट्ठा किया हुआ चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन टिल डेट, जो इकट्ठा किया हुआ है। ये असेट होता है कि लायबिलिटी होता है? ये लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी को तो ये कम करने की बात कर रहे हैं, कैसे करूं? डेबिट करके। डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आज तक का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना है। अब जब ये कर दिया तो तीसरा आइटम क्या करें? अब ये जो इंक्रीज हुआ है इसको कहां लेके जाओगे? OCI में और रिवैल्यूएशन सरप्लस पे। कैसे?
इसकी एंट्री देखते हैं और एक क्वेश्चन भी देखते हैं। ये जर्नल एंट्री का यूज रूल याद रखना, हर जगह हम इसको यूज करेंगे। जर्नल एंट्री क्या बैठेगी, ये रेड वाला बाद में बताऊंगी। सबसे पहले पीपी डेबिट, एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये सब तुम्हारा फायदा है। असेट बढ़ गया 20,000 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब पिक्चर में नहीं है क्योंकि असेट की तो वैल्यू बढ़ गई, डेप्रिसिएशन तो वैल्यू को कम करता है। ये दोनों फायदे, इनकम्स आपको कहां बुक करनी है, ओसीआई में, तो क्रेडिट हो गई। बात समझ आती है? बोलो बोलो। जी मैम। ठीक है। यस हम एक चीज बताओ, अगर वैल्यू बढ़ गई तो भी डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। उसके बाद में लगेगा, ये वो वाला डेप्रिसिएशन है जो आज तक लग चुका है। ऐसे नहीं करते कि जो भी बनेगा उस पर सिर्फ एडिशनल इंक्रीज पे डेप्रिसिएशन लगा दो। नहीं नहीं नहीं, बताऊंगी। अभी एक एग्जाम्पल आएगा ना, तुम्हें समझ में आ जाएगी ये चीज। अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, चलो देखो अब ये क्या हुआ, ओसीआई में तो ट्रांसफर कर दिया, आगे इन्होंने बोला रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाओ, यानी ओसीआई में तो चला गया, कहीं बैलेंस शीट में भी तो उतारना पड़ेगा। बैलेंस शीट में किस नाम से उतरेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस एक कैपिटल रिजर्व होता है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो हर साल के प्रॉफिट से नहीं आ रहा है। ये उस तरह का फायदा है जो आप शेयर होल्डर को जाके बांट नहीं सकते हो कि भैया लो तुम डिविडेंड ले लो, अरे ये तो प्रॉफिट अभी हुआ ही नहीं, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से एक अलग रिजर्व खोला जाता है जिसको कभी भी डिविडेंड में बांट नहीं देना है, क्योंकि ये अभी भी फायदा हुआ नहीं है, फ्यूचर में कभी होगा। लेकिन फ्यूचर में होगा तो इसको मांगने कौन आ जाएगा, शेयर होल्डर्स, इसलिए इक्विटी में डाल दो इसको। अब वापस से सुनो, तीनों का ट्रीटमेंट क्या हुआ। अगर आपने असेट की रीवैल्यूएशन किया, रिपोर्टिंग डेट पे असेट की वैल्यू बढ़ गई, तो सबसे पहले तो असेट की वैल्यू को बढ़ा दो, उस पे कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको खत्म करो, वैल्यू तो बढ़ गई, काहे का डेप्रिसिएशन, काहे का लॉस, खत्म करो उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। फ्यूचर में हम डेप्रिशिएट करेंगे इसको, लेकिन जो पुराना पड़ा हुआ डेप्रिसिएशन है उसको तो खत्म करो। मेरे तो असेट की वैल्यू बढ़ी है, कम थोड़ी हुई है। तो डेप्रिसिएशन किस नाम का खोल के बैठे हो बुक्स में, हटाओ उसको वहां से। और ये जो दोनों गेन्स हुए, यानी कि ये जो असेट की वैल्यू बढ़ी, इसको कहां लेके जाऊं, ओसीआई में। तो ओसीआई में तो चला जाएगा, बैलेंस शीट में किस नाम से लेके जाएंगे इसको, क्योंकि पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट है वो तो रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाता है। ओसीआई किधर जाएगा, वो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिवैल्यूएशन सरप्लस एक कैपिटल नेचर का रिजर्व होता है जिसको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने के काम नहीं लिया जाता, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड गेन है। अभी आप शेयर होल्डर को बांट थोड़ी दोगे कि लो तुम भी डिविडेंड लो और तुम भी डिविडेंड लो। रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड दिया जा सकता है, लेकिन इसमें से नहीं। बिल्कुल सही पूर्व सेठ ही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये भी दूसरा कारण है, ये जो अर्निंग हुई है ना, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुई है, मेन बिजनेस नहीं है आपका। ये आपके असेट की, पीपीई की जो वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, ये क्या आपके बिजनेस ऑपरेशंस हैं? तो इनके ऑपरेशंस ही जब नहीं बिजनेस से आ रहे हैं तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कैसे दे दोगे? डिविडेंड हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब जो आपने कमाए हैं। तो एक तरह से डिविडेंड ना शेयर होल्डर्स के लिए पार्टी होती है। किससे पार्टी करोगे, अपना घर बेच के पार्टी कर लोगे? हे भगवान, मतलब कर मत लेना ऐसा। हाँ, अपनी फर्स्ट सैलरी से करना। करते हैं, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। बड़ा अच्छा सा इलस्ट्रेशन है ये। इसमें आप रिवैल्यूएशन लॉस भी कराओगे? बिल्कुल, सब कराऊंगी इशिका, तुम्हें तो पता है मुझे ना छोड़ने की बीमारी है। चलो आज नहीं कराऊंगी, बस आज तो तुम्हें यही कराऊंगी, वरना तुम लोगों को डाइजेशन इश्यूज हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन 6 ये भी कैप्लन का है। recognition of revaluation gain, an entity revalues its building and decides to incorporate the revaluation into its financial statements. Extract from the statement of financial position मतलब balance sheet as at 31st December 2017, ये 2017 के balances है। 31st December 2017 बिल्डिंग की कॉस्ट है 1200, इस पे डेप्रिसिएशन आज तक आप लगा चुके हैं 144 का, यानी नेट बिल्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी दिख रही है, 1056 ट्रिपल जीरोस की।
द बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 1 जनवरी 2018, यानी इसके अगले दिन 1 जनवरी 2018 को आप इस बिल्डिंग को रीवैल्यू करते हैं। कितने में रीवैल्यू करते हैं आप? 14 लाख पे। समझ रहे हो? इट्स यूजफुल लाइफ इज 40 ईयर्स एट दैट डेट, यानी अब इस दिन के बाद में 40 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। बात समझ आती है? शो द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31 दिसंबर 2018। अब इनका क्वेश्चन छोड़ो, मैं तुमसे जो जो पूछती जाती हूं उसका मुझे अमाउंट बताते जाओ। डेप्रिसिएशन बताओ 31 दिसंबर, चैट बॉक्स में लिखना, 2018 को डेप्रिसिएशन कितना लगेगा इस बिल्डिंग के ऊपर? चैट बॉक्स में लिखना, हाउ मच डेप्रिसिएशन विल यू चार्ज? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस, बाकी लोगों को आया नहीं? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ डेप्रिसिएशन लगेगा किस अमाउंट के ऊपर? नए वाली वैल्यू के ऊपर ना? 14 लाख। आपके एसेट की वर्थ कितनी है अब 14 लाख है, तो 14 लाख को ही डेप्रिशिएट करेंगे। कितने साल मिले हैं हमें इसको डेप्रिशिएट करने के लिए? नए वाली लाइफ लो, 40 इयर्स। कितना आ रहा है ये? 35,000। 35,000। तो आपके जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस आएंगे वो सबसे पहले तो कुछ इस तरह की बात पूछेगा, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कितना निकला? 35,000। पहली चीज तो ये निकली। अब दूसरा मुझे ये बताओ, इसमें रिवैल्यूएशन गेन कितना हुआ? रिवैल्यूएशन गेन चलो तुम्हें मैं करके बताती हूं, पर चलो एक बार ट्राई करो। एक दो लोगों ने तो आंसर भी दे दिया। 2 लाख। 2 लाख आ रहा है रिवैल्यूएशन गेन? श्योर? 2 लाख होगा मैम, क्योंकि कॉस्ट 1200 हुई, हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो 1400। तो थोड़ा सा लॉजिकली जाए, तुम ज्यादा आईएएस में घुस गए। 344। एग्जैक्टली ये 344 कैसा आया? अपन लॉजिक से चलते हैं। आपका असेट बुक में कितना दिख रहा है? 1056,000 का दिख रहा है। ये कितने लेवल पे चला गया अब? 1400। यानी अब असल में गेन कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 344,000। 344,000 का रियल गेन है, 344,000 का, जो आपको लेके जाना है ओसीआई से। समझे? तो अपन सिंपल लेमैन की तरह इसको देखो। आईएएस में कंफ्यूज मत हो। तुम लोग कंफ्यूज किस में हुए वो मैं बताती हूं, वो क्या है। आपके एसेट की कॉस्ट है 12 लाख। ये 12 लाख वाला 14 लाख पे पहुंचा है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एसेट 12 लाख का दिखता था क्या? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 1056 का है, लेकिन इसकी अब जर्नल एंट्री कैसे होगी? डेप्रिसिएशन निकालने वाले हुए, राइट? आती हूं उस पर आती हूं। आपने अभी हम पिछले स्लाइड में क्या 3 स्टेप्स किए थे? सबसे पहले एसेट की वैल्यू बढ़ा दो, दूसरा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाओ, खत्म करो। खत्म करना है ना? कैसे करना है? चलो अब मैं प्रियंका वाली बात पे आती हूं। असेट की वैल्यू बढ़ाओ, लेके जाओ यहां तक। असेट की वैल्यू लेके चलते तो डेबिट करते आपकी बिल्डिंग को। कितने से? 2 लाख से। ये 2 लाख कहां से आया? 1200 वाला 1400 पे पहुंच गया। स्टेप 2 क्या था? इसके ऊपर जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको खत्म कर दो। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म करो। कितना था? 144,000। यानी आपका टोटल फायदा ओसीआई में ले जाओ 344,000। अब लेमैन की तरह समझते हैं। आपका असेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने पे दिखता था? 1056 पे नेट दिखता था। ये असेट यहां से 1400 पे पहुंच गया है, यानी टोटल फायदा कितना है? 344 का। पहली बात। दूसरी बात, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? क्या होता है डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। मेरा तो एसेट बढ़ रहा है, काहे का रिडक्शन? समझे? काहे का रिडक्शन? यानी ये जो मैंने रिडक्शन भी डाला है ना, गलत डाल दिया। माई एसेट इज इन रियलिटी इंक्रीजिंग। मेरे एसेट की वैल्यू तो बढ़ रही है,
कम कहाँ हो रही है? तो ये जो 144 डेप्रिसिएशन के नाम पे हर बार असेट को कम किया है ना, इसको वापस रिवर्स करो। असेट आपका कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है उल्टा। इसलिए इस डेप्रिसिएशन को आप एलिमिनेट कर देते हो, क्योंकि आपके असेट की वर्थ बढ़ गई। यानी रियल कॉस्ट से असेट कितना बढ़ा? सिर्फ 2 लाख ही बढ़ा। जर्नल एंट्री का ये लॉजिक है। लेकिन एग्जाम में अगर जर्नल एंट्री के अलावा कुछ पूछे, हमेशा इस नेट वैल्यू को देखो। यानी नेट असेट कितने का दिख रहा है? 1056 का। यहां से 1400 पे लेके जाना है। ये टोटल जो भी गेन आएगा ये ओसीआई में जाएगा, और ओसीआई से बैलेंस शीट में कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस पे जाएगा। ये बात समझ आई? 344 का बोलो, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। बट जर्नल एंट्री वैसे पूछते नहीं है, पर फिर भी यार 4 साल 5 साल में एक बार अगर कभी पूछ ले तो जर्नल एंट्री का इंपैक्ट ध्यान रखना। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स पूछ रहा था। मुझे एक चीज और बता दो, मैं एक बार थोड़ा सा इसको नीटली लिख दूं। पहला तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, 35,000 का निकाल रहे थे ना हम। दूसरा हमने Yes, ma'am. ओसीआई में रिवैल्यूएशन गेन बुक किया है 344,000। ये दोनों आइटम तो हैं आपके पीएनएल के। बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करोगे? सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाएंगे ना, या रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाएंगे। कितने का? 344,000 का। तुम्हारी बिल्डिंग कितने रहने वाली है बैलेंस शीट में? 1400 पर अभी 1400 लेस depreciation for the year. एग्जैक्टली। व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर? 35,000. बस खत्म। ये निकालो, आपकी वैल्यू ऑफ कितनी आ रही है बिल्डिंग? 13,65,000। These are the extracts of बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान रखना, एग्जाम में ये ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं पूछता है। वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा बिल्डिंग का बैलेंस क्या है एज ऑन 31 दिसंबर 18। वो पूछेगा डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है एज ऑन 31 दिसंबर 18। वो पूछेगा रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है। जर्नल एंट्रीज कुछ 4-5 साल में एक बार कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने स्लाइड में एक बार डाला है कि जर्नल एंट्री अगर आ जाए तो बताना कि ये जो पूरा 344 का जो गेन है ये कैसे आ रहा है। एक तो है 1400 माइनस 1200, 200 का गेन कॉस्ट पे, और दूसरा ये जो 144 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, ये तो अब जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द एसेट की वैल्यू इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज इंक्रीजिंग। सो आइडियली जो आपने एक ये नुकसान बना के बुक किया हुआ था, इट्स नॉट नीडेड नाउ, रिवर्स इट बैक। तो आप एक नुकसान को रिवर्स कर रहे हैं या फिर एक लाइबिलिटी को हटा रहे हैं। जो लाइबिलिटी साइड पे एक डेप्रिसिएशन का डब्बा बना के रखा है ना, हटाओ इसको, असेट तो बढ़ गया वैल्यू में, लेकिन ये 1200 से 1400 ही गया है, तो इस पे तो गेन 200 ही आना चाहिए। समझे? बात समझ आई? बोलो बोलो बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों पे बहुत ज्यादा भारी वर्षा नहीं करूंगी इसी क्लास में, क्योंकि इसके बाद में ये है, मैं 2 क्लासेस लगाती हूँ यार इसके ऊपर। आई डोंट वांट टू रश, डेप्रिसिएशन ऑफ रीवैल्यूड एसेट पे नहीं आऊंगी अभी, सो बहुत ज्यादा इस पे रश नहीं करेंगे। सो डिसाइड ऑन व्हाटएवर यू वांट टू टेक अप, लेकिन थोड़ा सा जल्दी डिसाइड करोगे तो होमवर्क भी मिल जाएगा, पीपीटीज की एक्सेस भी मिल जाएगी, और नेक्स्ट क्लास से पहले तैयारी करके भी बैठोगे। बिल्कुल सैटरडे को मॉर्निंग में ही रजिस्टर करा के क्लास अटेंड करोगे तो नील बटा सन्नाटा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ऑल्सो। वील कैच अप ऑन नेक्स्ट सैटरडे। क्या तय हुआ था यार? 5 o'clock। ठीक है, 5 PM। चलिए जी, ओके, बाय बाय गाइस, सी यू, बाय, गुड नाइट, बाय बाय मैम, थैंक यू। बाय बाय। बाय 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 बाय।